मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। ओके। अच्छा, कल हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, और हमने क्या पढ़ा था? असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 5 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं रितिका, बताओ बेटा मुझे। Ma'am, two parties as an intention to create legal obligations, uh, fulfillment of legal formalities, और थे certainty of meaning, एक performing of an agreement, performance of an agreement, पॉसिबिलिटी ऑफ possibility of performing of परफॉर्मेंस। an agreement. बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। अब हम पढ़ेंगे लास्ट वाला एक आगे बार के। याद दोबारा नहीं से हो रहा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस याद नहीं हो रहा? हाँ। ठीक है, वो मैं समझा दूंगी। उसके अलावा हमने पढ़ा था essential elements of a valid contract as per section 10। मैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस रितिका आपको समझा दूंगी, बस आपको एक काम करना है कि थोड़ा वेट करना। ठीक है? ओके मैम। ओके। टुडे इज लेक्चर नंबर 3। सौरभ, आप एक काम करना कि जो शुरू की 2 क्लासेस हैं वो आप सर से पढ़ लेना, ठीक है? बैकअप ले लेना उसका, फिर आपको समझ आएंगी आगे की क्लासेस। पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देती हूँ सौरभ, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। रितिका 2 मिनट की बात है, इसको हम थोड़ा सी हेल्प करते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 1। सौरभ, अपनी वीडियो ऑन ही रखना, इन केस आई आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू, आप उसे आंसर दोगे मुझे, ठीक है बच्चे? मेन बात यह है कि आप पढ़ो सीए फाउंडेशन का पेपर 2, जिसका नाम है नॉट ओनली लॉ बट बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ओके, इसमें बिजनेस लॉ होगा आपका 60 मार्क्स का, एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग होगा आपका 40 मार्क्स का। तो टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स। सॉरी, आज हम पढ़ेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्टार्टिंग का टॉपिक व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। ये सिलेबस है, सिलेबस में हमारे 5 चैप्टर्स हैं। आप सारे जब आप बैकअप देखोगे आपको सब कुछ बहुत डिटेल में मिलेगा, अभी मैं शॉर्ट में बताती हूँ जिससे कि आपको समझ आ पाए आज की क्लास। ठीक है, हमारे 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से शुरू के 4 चैप्टर्स हैं वो 45 मार्क्स के हैं, एंड रेस्ट ये हमारा 15 मार्क्स है। टोटल 60 मार्क्स है हमारा ये पूरा सब्जेक्ट है। पेपर पैटर्न क्या होता है पहले याद है? क्या आपको थोड़ी नॉलेज है? इसका नाम सीपीटी हुआ करता था, अब इसका नाम सीए फाउंडेशन है। कोई आइडिया है इस चीज का? बोलो बच्चे, आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही आवाज। हाँ या ना कर दो ऐसे, नहीं आइडिया। तो पहले क्या था, सीए एंट्रेंस का नाम सीए सीपीटी था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे। मीन आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया वो ठीक है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो बिल्कुल 0 मार्क्स आपके। लेकिन इसमें क्या है, आपको आंसर जो है थ्योरी पैटर्न में लिखना है। थ्योरी पैटर्न मीन्स आपको सब्जेक्टिव वाइज पूरा डिटेल में एक चीज लिखनी है, सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपको, 4 में से एक ऑप्शन टिक नहीं करना। शायद बाकी सब्जेक्ट में आपका ऐसा है कि कुछ ऑप्शंस आपके क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन वहां पे आपको याद नहीं करना है इतना जितना आपको यहाँ याद करना है। जो मैं याद करने के लिए दूंगी आपको याद करके आना है, क्योंकि आपको वो ही वहां पर एग्जाम में जाके लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा होता है कि 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपलसरी होता है, और बाकी 5 क्वेश्चन हमें 4 करने होते हैं। टीचिंग पैटर्न हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल से, जो आईएसआई ने अपनी बुक बनाई है, हम उनकी बुक से पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहले, ठीक है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपको ब्रीफ मिल जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ऑफर दिया, अगर मैंने कहा सौरभ मेरी कार परचेज कर लो, मैंने आपको ऑफर दिया, आपका प्रपोजल दिया फॉर रुपीज 1 लाख, आपने कहा ठीक है मैम मैं परचेज कर लेता हूँ, आपने एक्सेप्टेंस दे दी अपनी, वो प्रॉमिस बन गया। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज अग्रीमेंट। अब आप कहोगी मैम ये कंसिडरेशन क्या है। कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न, कि आपको क्या मिल रहा है और मुझे क्या मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट की ये 2 पार्टीज जो हैं, उन 2 पार्टीज को क्या मिल रहा है, समथिंग इन रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कहा मेरी कार परचेज कर लो फॉर रुपीज 1 लाख, तो आप मुझे दोगे रुपीज 1 लाख, दैट इज कंसिडरेशन फॉर मी। कंसिडरेशन आपके लिए क्या है कि आपको क्या मिल रही है, कार मिल रही है। कंसिडरेशन का मतलब ये हुआ कि हमें क्या मिल रहा है, यहाँ दूसरी पार्टी को क्या मिल रहा है। जो मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए कंसिडरेशन, जो सामने को मिल रहा है उसके लिए कंसिडरेशन। अच्छा, अगर मैंने सौरभ कहा कि आपने अपनी 12th क्लास की बुक जो है फॉर एग्जाम्पल अपने किसी जूनियर को दे दी, और उसके बदले आपने उससे 600 रुपये ले लिए, तो कंसिडरेशन आपके लिए क्या है, आपके उसके लिए क्या है, जूनियर के लिए। बुक्स है। आपके लिए क्या है, वेरी मेरे गुड, लिए आपके लिए है कैश, और आपकी फ्रेंड के लिए है बुक्स। वेरी गुड, बिल्कुल समझ आ गया आपको। अब होता है अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब आपको यहाँ तक समझ आ गई कि अग्रीमेंट क्या होता है। नाउ थिंग इज ये एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या है, वो चीजें जिसे लॉ अच्छा माने, जिसे लॉ वैलिड माने, जिसे लॉ कहे कि हाँ मैं से एक्चुअली, अगर आप किसी को मारने की बात करो, किलिंग की, किडनैपिंग की, किसी की शादी उड़ाने की, किसी को अब्यूज करने की, लॉ उस केस में कुछ नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपके साथ कार सेल करने का एग्रीमेंट किया कि मैं आपको कार सेल करूंगी, ठीक है फॉर रुपीज 1 लाख। अब अगर हम दोनों में से कोई भी अपना परफॉर्मेंस जो है, अपना प्रॉमिस जो है परफॉर्म नहीं करेगा, अगर मैंने कार नहीं बेची, तो आप मेरे अगेंस्ट केस कर सकते हो कि कोर्ट में कि जज साहब, पलक मैम ने प्रॉमिस किया था, अब वो कार सेल नहीं कर रही है, वो अपनी पार्ट पे अपना प्रॉमिस नहीं निभा रही है, तो कोर्ट मेरे खिलाफ एक्शन लेगा, बिकॉज ये बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल मैं कार बेच लूं लेकिन आप खरीदने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं आपके अगेंस्ट केस कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी को पैसे दिए कि जाके उसका खून करा, और उसने खून नहीं किया, तो आप जाके कोर्ट में ये नहीं कहोगे कि मैंने तो उससे पैसे दिए और इसने खून नहीं किया, तो कोर्ट पहले आपको ही अंदर कर देगा, कहेगा तुमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया ही क्यों, जो कि गलत है, ठीक है। तो वो होता है नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ मीन्स जहाँ पे लॉ अपना इंटरवेंशन कर सकता है, इंटरवेन कर सकता है। और कहाँ इंटरवेन नहीं कर सकता, किलिंग में, किडनैपिंग में, किसी की शादी छुड़ाने में, या फिर पब्लिक ऑफेंस, कोई भी चीज हो जो पब्लिक ऑफेंस हो, पब्लिक के खिलाफ हो, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि ऑफर को एक्सेप्टेंस करेंगे तो प्रॉमिस बनेगा, प्रॉमिस को कंसिडरेशन मिल जाएगी तो वो अग्रीमेंट बन जाएगा, अग्रीमेंट अगर एनफोर्सेबल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अच्छा सौरभ, एक चीज है कि आफ्टर क्लास मैं आपको एक लिंक भेजूंगी जिससे कि आप डेमो देख सकते हो, ठीक है बच्चे, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, हमने ये पढ़ लिया था।
ओके, दिस इज नथिंग बट ब्रीफ। देन हमने ना लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था, इसमें क्या था? अब एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट हो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो, ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो पूरे होने ही चाहिए। ये हम पढ़ चुके हैं, आप इसका व्याख्या लोगे कि कम से कम इसमें 2 पार्टीज होनी चाहिए। मैं खुद के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती कि मैं कह रही हूँ ये पेन है, मुझे ये बेचना है मुझे, और फिर मैं ही कह रही हूँ हाँ मैं खरीद रही हूँ। दिस इज नॉट पॉसिबल। कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक बेचने वाली और दूसरी खरीदने वाली, और दोनों अलग अलग होनी चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारी इंटेंशन होनी चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को बाइंड कर रहे हैं, एक दूसरे को बांध रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, हम लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहे हैं कि अगर एक ने भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो कोई भी इंसान जाके कोर्ट में जाके केस कर सकता है। अगर मैंने नहीं किया तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो, आपने नहीं किया तो मैं आपके ऊपर केस कर सकती हूँ। तो मतलब हमने लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। लीगल का मतलब ही ये है कि कोर्ट इंटरवेन कर सकता है। अब कुछ ना फॉर्मेलिटीज होती हैं, लीगल फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। हर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ ओरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ रिटर्न होते हैं, कुछ रजिस्ट्री मांगते हैं, कुछ विटनेस मांगते हैं। तो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि हमें पूरी करनी होती हैं। ओके, ये पॉइंट आप पढ़ोगे। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब क्या है कि कोई भी जो बात हो रही है हमारे बीच में, अगर मान लो मेरे पास 4 पेन है, तो मैंने आपने मुझसे पूछा कि मैम आप अपना पेन कितने का बेचोगे? इनमें से आपने ये नहीं कहा कौन सा पेन, ठीक है? तो मैंने कहा कि मैं 20 रुपए में बेचूंगी। आप बात कर रहे थे उस पेन की जो 60 रुपए का है, जो बहुत आपके लिए काफी कॉस्टली है, लेकिन मैं उस पेन की बात कर रही हूँ जो कि ठीक ठाक है। ठीक है, दोनों की सोच अलग अलग है, हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहे हैं। ठीक है, हम एक ने बेचना है दूसरे ने खरीदना है, वो चीज तो ठीक है, लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हम। एक ही पेन की बात नहीं कर रहे, सर्टेनिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं, सर्टेनिटी मीन क्लैरिटी नहीं है। अब एक पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, रितिका ने कहा कि ये पॉइंट इसको क्लियर नहीं है, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में रितिका ये हो गया कि अगर मैंने आपको कहा कि रितिका आप मुझे 10,000 रुपए देना, मैं दिल्ली से यहाँ से लेके जयपुर तक भाग कर दिखाऊंगी 1 घंटे में। तो आपने कहा ठीक है, आपने मुझे 10,000 रुपए दे दिए, अब मैं भागी तो, लेकिन मैं 1 घंटे में पहुंच नहीं पाई वहां तक। तो आपने जाके कोर्ट में केस कर दिया कि मैम ने ऐसे ऐसे प्रॉमिस किया था मुझे कि वो 1 घंटे में पहुंच के देंगे, अब वो पहुंची नहीं। तो कोर्ट कहेगा क्या तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता, ये तो हो ही नहीं सकता। कहाँ ट्रेन से जाने में तुम्हें 6 घंटे लगते हैं, वो पैदल जाएंगी तो उनको क्या 1 घंटा लगेगा? मतलब जो चीज हो ही नहीं सकती, आप उसके लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये इनवैलिड वॉइड है, शुरू से ही वो गलत है, इनवैलिड है। वैलिड मतलब सही, इनवैलिड मतलब गलत। कोर्ट इसमें आपका साथ नहीं देगा। अच्छा, एक चीज और है कि ए ने कहा कि तू मुझे 1 लाख रुपए दे, मैं तुझे खजाना ढूंढ के दूंगा। अब खजाना ढूंढना कोई वो थोड़ी है, आम बात थोड़ी है। ठीक है, ए ने कहा मुझे 1 लाख, बी ने 1 लाख रुपए दे दिया, अब ए ढूंढ नहीं पाया खजाना, तो बी ने जाके केस कर दिया। तो बी ने कहा तुम क्या पागल, तुम्हें नहीं पता खजाना ढूंढना कितनी बेवकूफ वाली बात है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कोई खजाना ढूंढे। चलो ये भी छोड़ो, इससे भी अच्छा एग्जाम्पल लो कि एक्स और वाई की, एक्स ने कहा वाई से मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा। अब वाई ने शादी कर ली, अब एक्स चांद तारे तोड़ के नहीं ला पाया, तो वाई ने जाके केस कर दिया कि जज साहब इसने मुझसे कहा था कि अगर मैं इससे शादी कर लूंगी तो मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आएगा, ये तो लेके नहीं आया। अब मैं इसके ऊपर केस कर रही हूँ, आप इसको जेल में डालो। तो कोर्ट ना ऐसे पकड़ लेगा अपना सिर, कोर्ट कहेगा कैसे कैसे लोग आते हैं मेरे पास। और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है इनवैलिड, कोर्ट इस केस में
एक्स के ऊपर केस नहीं कर सकता, ठीक है, एस के ऊपर एक्शन नहीं लेगा, वाई उसके ऊपर केस नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर तुम्हें कोई अग्रीमेंट करना है तो पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अगर वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, यानी कि वो हो ही नहीं सकता, बहुत जेन्युइनली सबको पता है कि हो ही नहीं सकता वो, तो इनवैलिड है, यानी कि कोर्ट उसमें एक्शन नहीं लेगा, वो इनवैलिड है। अब इसमें याद क्या करना था हमें, सिर्फ इतनी सी बात, ये तो अपना कैमरा ऑन रखो बच्चे। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, जो टर्म्स है ना एग्रीमेंट की, कि वो चांद तारे तोड़ के रहूंगा, शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, वो इस काबिल होना चाहिए, केपेबल मीन्स एक काबिल होना चाहिए कि परफॉर्म हो पाए, ठीक है। अगर तुम कोई अग्रीमेंट कर रहे हो किसी इम्पॉसिबल एक्ट का, मतलब कुछ ऐसे काम का, कुछ ऐसे एक्ट का जो इम्पॉसिबल फॉर्म में हो ही नहीं सकता, itself cannot be enforced, cannot be enforced मतलब कि उसके लिए आप केस नहीं कर सकते कोर्ट में, cannot be enforced means आप केस नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी नहीं कर सकता, ना ही एक्स कर सकता, ना ही वाई कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। क्लियर है बच्चे, ये आगे बढ़े। यस मैम। ओके, तो हमने एक्चुअली में पढ़े ये एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 5 पॉइंट्स, ठीक है। टू parties must intend to create legal relationship, other formalities to be complied with, certainty of meaning, possibility of performance of an agreement, ठीक है। ये 5 पॉइंट पढ़े, ओके डन। आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट एज पर सेक्शन 10, ये भी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बट अदर देन सेक्शन 10, सेक्शन 10 से हट के। अब सेक्शन 10 से हटके वाले पढ़ लिए, अब सेक्शन 10 वाले पढ़ेंगे। सौरभ थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? ऐसे हाँ बोल दो या नहीं बोल दो। ओके, अभी तक हमने पढ़ लिए थे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अदर देन सेक्शन 10। अब सेक्शन 10 वाले हम पढ़ेंगे। सेक्शन 10 में 6 एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं। ऑफर, मैंने आपको ऑफर किया था कार परचेज कर लो, आपने एक्सेप्ट कर लिया था, फिर उसमें कंसिडरेशन, तो प्रॉमिस बन गया था, फिर उसमें कंसिडरेशन आ गया तो वो अग्रीमेंट बन गया था। पहला पॉइंट ही है आपका ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन अग्रीमेंट। सेकंड है आपका फ्री कंसेंट। आपकी नई टर्म है कि मैम ये फ्री कंसेंट क्या होता है, मैं आपको पूरा समझाऊंगी क्या होता है फ्री कंसेंट। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं आपको पूरा समझाऊंगी। कंसिडरेशन आप समझ गए हो, आप कंसिडरेशन का मतलब पता है समथिंग इन रिटर्न, कि हमें क्या मिल रहा है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई पेन सेल कर रही हूँ, सौरभ को सेल कर रही हूँ फॉर ₹20, तो कंसिडरेशन सौरभ के लिए क्या है जो उसे मिल रहा है, दैट इज पेन। कंसिडरेशन मेरे लिए क्या है जो मुझे मिल रहा है, दैट इज ₹20। अब कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होनी चाहिए, ये नहीं कंसिडरेशन आप कहो कि मैम अगर आप मुझे एक पेन दोगे तो मैं किसी का पेन नहीं, चलो फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे अपना जो फ्लैट जो मुंबई में है वो मुझे दोगे तो उसके बदले मैं किसी का खून कराऊंगा। तो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, किसी का खून करना है, किसी को किडनैप करना इज अनलॉफुल, ठीक है। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव है वो भी लॉफुल होना चाहिए, हम पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट इज नॉट एक्सप्रेसली, ये वर्ड बच्चे याद नहीं कर पाते, दिस इज एक्सप्रेस प्लस ली, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट को गवर्नमेंट ने कह दिया कि वॉइड है। जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, एक्सप्रेसली वॉइड है, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं बना सकते। उसको वैलिड बनाने के लिए स्पेशली होना चाहिए कि कोर्ट ने उसको ना कहा हो, गवर्नमेंट ने कहा हो, ना कहा हो कि वो वॉइड है। ये पॉइंट भी क्या है, क्लियर होगा। अच्छा, हमने कल पढ़ लिया था ऑफर, एक्सेप्टेंस और अग्रीमेंट और कंसिडरेशन, ये 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। सौरभ आप यस बैकअप लोगे? बोलो बच्चे। मैम, कंसिडरेशन पूरा याद करना पड़ेगा। हाँ जी बच्चे, कंसिडरेशन हम एक बार रीडिंग कर लेंगे, मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, प्रॉब्लम आई थी कंसिडरेशन याद करने में, यस नो? यस मैम, थोड़ी आई थी।
थोड़ी आई थी, आपने मुझे लेकिन आंसर्स तो भेजे थे बच्चे। कंसिडरेशन नहीं भेजा था। चलो रुको रुको, मैं खोल रही हूँ। कंसिडरेशन में एक बार रितिका के लिए पढ़ रही हूँ, सौरभ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही आपको समझ आएगा बेटा, पर आप देख लो बस, ठीक है। स्क्रीन क्लियर है, यस और नो? यस मैम। कंसिडरेशन इट रेफर्स टू क्विड प्रो क्यू, या एक लैटिन वर्ड, लैटिन है, लैटिन वर्ड है, इसको याद कर लो, क्यू आई डी, क्विड प्रो क्यू। कुछ चीजें आपको रटनी पड़ती हैं, ये लैटिन वर्ड है, इसको भी रटो। समझने के लिए इसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न, जो आपको पता है कंसिडरेशन मतलब है समथिंग इन रिटर्न, लेकिन हम लैटिन वर्ड्स में कहेंगे तो क्विड प्रो क्यू, क्यू यू आई डी, क्विड, पी आर ओ प्रो क्यू, क्यू यू ओ क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। A valuable consideration in sense of law may consist of either in, okay, either in some right, okay okay, ये इसलिए याद नहीं हुआ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, पॉइंट थोड़ा सा टिपिकल है, नो डाउट, बिल्कुल ठीक है ऋतिक, कोई बात नहीं। एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ, लॉ की सेंस में कंसिस्ट ऑफ, यहाँ तक ठीक है। एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट ऑफ ईदर, मेरे साथ बोलो क्या होता है। यहाँ तो कंसिडरेशन में आपको कोई राइट मिलेगा कि फॉर एग्जाम्पल आपको जो है कंसिडरेशन में आपने किसी को पैसे दिए, ठीक है, कोई रॉयल्टी हो गई, या फिर आप वो फ्रेंचाइजी लेते हो ना, आपने फ्रेंचाइजी सुना है कि मैकडी की मैंने फ्रेंचाइजी ले ली, अगर मैंने मैकडी की फ्रेंचाइजी ले ली तो मैं गाजियाबाद में मैकडी खोल सकती हूँ, ठीक है। तो उसमें होगा क्या, मैंने कंसिडरेशन में पैसे दिए, इन रिटर्न मुझे राइट मिल गया, क्या राइट मिल गया कि मैं मैकडी चला सकती हूँ, ठीक है। जैसे मुझे राइट मिला, ऐसे ही मुझे कभी कभी कोई इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिल सकता है, किसी प्रिंसिपल दिया, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई लोन का अमाउंट दिया तो इन रिटर्न मुझे इंटरेस्ट, किसी को प्रिंसिपल मिल रहा है लेकिन किसी ने कह दिया कि इंटरेस्ट पलक को देना है, तो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है। अब ये चीज मेरे साथ बोलो, अवेलेबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट ईदर ऑफ इन, इधर इन कंसिडरेशन कुछ राइट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, राइट इंटरेस्ट प्रॉफिट बेनिफिट, राइट इंटरेस्ट प्रॉफिट बेनिफिट अक्रूइंग टू वन पार्टी, राइट इंटरेस्ट बेनिफिट, ये तीन चीज हो गई, राइट इंटरेस्ट प्रॉफिट तीन चीजें, और चौथा बेनिफिट अक्रूइंग टू वन पार्टी, बेनिफिट किसी एक पार्टी को, और सम फॉरबियरेंस। अब फॉरबियरेंस मतलब क्या होता है, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंट, लॉस, ये सब मैं आपको बताऊंगी। हम सेकेंड यूनिट जो पढ़ेंगे उसका नाम ही कंसिडरेशन है, पूरी यूनिट का नाम है कंसिडरेशन, हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में। और सम फॉरबियरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस, responsibility given, suffered or undertaken by other। पहले हमें क्या था, available consideration in the sense of law may consist of either some right, interest, profit and last benefit accruing to one party, or some forbearance, detriment, loss or responsibility given or suffered, undertake, suffered or undertaken by other। अच्छा मुझे सौरभ बताएगा, अगर ए ने अग्री किया को अपनी बुक्स बेचेगा बी को फॉर ₹100, तो ए के लिए कंसिडरेशन और बी के लिए क्या है, ए क्या बेच रहा है, बुक्स बेच रहा है, और बी कैश होएगा और बी के लिए बुक्स होंगी। बिल्कुल ठीक है। तो आपको बेसिकली कंसिडरेशन का मतलब क्लियर है, बस लैंग्वेज लर्न करनी है आपको। तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। अब आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक होगा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें क्लियर करनी पड़ेंगी। एज पर सेक्शन 14 कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है, लिख लो, सहमति किसी की। अगर मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मुझे ना सहमति चाहिए। मैं कहूंगी सौरभ अपनी कार मुझे बेच दो,
जो कि 10 लाख की 1 लाख में बेच दो, तो वो कहेगा मैम ऐसा कैसे, ऐसे थोड़े हो सकता है। फिर मैं लेके आऊंगी बंदूक और मैं उसके सिर पे रखूंगी और मैं कहूंगी सौरभ बेचते हो या फिर नहीं। तो सौरभ डर जाएगा, तो वो कहेगा कि हाँ हाँ मैम, मुझे तो जान ज्यादा प्यारी है, आप कार ले लो, 1 लाख में क्या 50,000 में ले लो। तो यहाँ पे सौरभ ने अग्री तो कर दिया, कंसेंट तो सहमति तो दे दी, पर वो फ्री नहीं थी। हम पढ़ेंगे कि अब कब कंसेंट सहमति होती है पर वो फ्री नहीं होती। कंसेंट हमेशा फ्री होनी चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। पहले तो कंसेंट का मतलब होता है सहमति, लिखा आप लोगों ने, दैट यू आर Yes. एग्रीइंग टू समथिंग। ठीक है, हम कब कहेंगे कि किसी की भी सहमति जो है वो फ्री नहीं है, जब वो कॉशन से हो रही हो। अभी कॉशन मतलब क्या, ही नए वर्ड है आपके लिए, आई विल टेल यू। ये कवर होता है अंडर सेक्शन 15, अंडर सेक्शन 15 अंडर इन्फ्लुएंस। अगर किसी को हमने क्वेश्चन किया हो, किसी को अंडर इन्फ्लुएंस किया हो, किसी का फ्रॉड किया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक किया हो, तो हम कहेंगे कि हमने उसके साथ, हमने उसकी कंसेंट जो है फ्री नहीं लिया, उसकी सहमति जो है फ्री नहीं लिया। अब एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ये थर्ड नहीं, सेकंड सेकंड यूनिट में ही पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमें समझ आए। सबसे पहले देखो कंसेंस एड आइटम। कंसेंस में क्या होता है, कन, यूएन कन, सेन, सस, कंसेंसस एड आइटम। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी सेम सेंस में सेम चीजों पर अग्री करें तो हम कहते हैं कंसेंस आइटम है कि बोथ द पार्टीज आर थिंकिंग इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम सेंस। जब दो लोग सेम डायरेक्शन में सेम सेंस में सोच रहे हो तो होता है कंसेंस, कंसेंसस, कन, यूएन कन, सेंसस एड आइटम। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे अपनी, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि मेरे पास 5 कार हैं, कौन कौन सी है, ये देखो, ऑडी है मेरे पास, लैम्बोर्गिनी है, होंडा सिटी है 800 है, और टाटा टियागो है, ठीक है, ओके, टोयोटा। इन 5 कार में से मैंने कहा सौरभ मेरी कार परचेज कर लो, मुझे कार बेचनी है। आपने कहा ठीक है मैम मैं परचेज कर लेता हूँ। आपने कहा हम ये बताओ आप कितने की सेल करोगे। तो फिर मैंने उसको बताया, एक सेकंड रुको, समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि सौरभ मैं उसको बेचूंगी 5 लाख रुपीज में। सौरभ सोच रहा था मन में कि मैम मुझे अपनी BMW बेचेंगी, और मैं सोची थी कि मैं अपनी ऑडी बेचूंगी, ऑडी कह रही हूँ, होंडा सिटी बेचूंगी। अब सौरभ आ गया मेरे पास 5 लाख रुपए लेके कि मैम अब अपनी कार सेल कर दो। मैंने क्या किया, मैंने अपने नौकर से कहा कि फटाफट जाके कार निकाल के ले आओ। उसको वो कह दिया था होंडा सिटी लेके आने की। जब वो होंडा सिटी लेके आया तो सौरभ कहेगा मैम मैंने तो सोचा था कि आप BMW बेच रहे हो, लेकिन आपने तो मुझे होंडा सिटी दे दी। तो मैंने कहा मैं तो होंडा सिटी की बात कर रही थी। मतलब दोनों को क्लैरिटी नहीं थी किसकी बात हो रही है। इट मीन्स व्हाट, कि हम सेम सेंस में सेम डायरेक्शन में नहीं सोच रहे थे। हमारी सेंस तो सेम थी कि हाँ एक को बेचना है दूसरे को परचेज करना है, ये क्लैरिटी थी कि हाँ मैम को सेल करना है सौरभ को परचेज करना है। लेकिन ये क्लैरिटी नहीं थी क्या चीज किस चीज की बात हो रही है। क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज की, ठीक है, सेम डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए। तो क्या वो कंसेंट होगी, क्या वो कंसेंट मान जाएगी। कंसेंट कब होगी, तो वो कंसेंट नहीं होगी जो हमारे बीच में हुआ, वो कंसेंट नहीं है। कंसेंट जब तब होगी जब जब पार्टी जो है सेम सेंस में सेम चीज पर अग्री होंगी। दे शुड बी कंसेंट, कंसेंट एंड कंसेंट शुड बी फ्री। कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट फ्री भी होना चाहिए। फ्री का मतलब मैं आपको बताऊंगी कि अब मैम ये फ्री कंसेंट क्या होता है। इफ कंसेंट ऑफ द पार्टीज हैज बीन ऑब्टेन्ड, अगर किसी कंसेंट, किसी की सहमति, किसी का अग्रीमेंट अगर हमने ऑब्टेन किया ईदर बाय कॉशन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक,
तो कंसेंट क्या होता है, फ्री नहीं होती। अब कॉशन का मतलब लिखो अपनी बुक में। कॉशन का मतलब कि हम किसी को डराते हैं या किसी को धमकाते हैं या किसी को फिजिकली थ्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सौरभ को मेरी कार परचेज कर लो, अपनी कार सेल कर दो जो कि 10 लाख की 1 लाख में। तो सौरभ ने कहा मैम कैसी बात कर रहे हो, मैं क्यों बेचूं इतनी महंगी कार इतने सस्ते में। तो मैंने उसके सिर पे बंदूक रखी, मैंने कहा सौरभ तुम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो सौरभ ने कहा हाँ मैम ले लो, जान से ज्यादा, वैसे उसने सोचा जान से ज्यादा क्या प्यारी चीज है, कार तो फिर आ जाएगी, जान थोड़ी ना आएगी। तो उसने कहा हाँ मैम ले लो। तो मैंने उसको डराया, उसको धमकाया, उसको फिजिकली थ्रेट किया, तो उसने वो अग्रीमेंट कर दिया, मीन्स मैंने उसके ऊपर कॉशन अप्लाई किया। ठीक है, अगर मैं किसी की सहमति ले रही हूँ, अग्रीमेंट कंसेंट ले रही हूँ कॉशन से, तो फ्री कंसेंट नहीं माना जाता। और मेरे और सौरभ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो होगा इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप किसी की कंसेंट कॉशन से ले रहे हो तो वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अच्छा हम इसके एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छे। एक कोई डॉन है मुंबई का, दाऊद इब्राहिम, किसी ने सुना है इसका नाम? ठीक है। दाऊद इब्राहिम ने अंबानी जी को कहा, उनको धमकी दी कि आपकी जो प्रॉपर्टी मुंबई में है ना एंटीरिया, जिसकी वर्थ है 11,000 करोड़। ओके, आई एम सॉरी कंफ्यूज बिटवीन 11,000 करोड़ है 1100 करोड़ है। ठीक है, चलो 1100 करोड़ ही मान लेते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो है आप मुझे, ठीक है 11,000 करोड़ की जो है वो प्रॉपर्टी आप मुझे 1100 करोड़ में बेच दो, नहीं तो आपकी बेटी जिसको मैंने किडनैप किया हुआ है मैं उसको मार दूंगा। अब मुकेश अंबानी जी बहुत डर जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए, पैसे तो वापस आ जाएंगे, सब कुछ वापस आ जाएगा, लेकिन बेटी वापस नहीं आएगी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। अब मुझे बताओ सौरभ, आपकी क्या मुकेश अंबानी जी को डरा धमका के फिजिकली थ्रेट करके उनसे प्रॉपर्टी ली है या उनकी फ्री कंसेंट से ली है? कंसेंट फ्री नहीं है। हाँ, उनकी कंसेंट क्या है, उनकी कंसेंट फ्री नहीं है। तो हम कहेंगे नो फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट नहीं है, इसे हम कॉशन कहते हैं। हम इसे कहते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, कॉशन हुआ है। फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट होनी ही चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दाऊद इब्राहिम एंड मुकेश अंबानी जी, रितिका आप बताओ क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट था? मैम इनवैलिड। इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए तो भाई फ्री कंसेंट होनी चाहिए। रितु समझ में आ रहा है आपको? ओके, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है तो वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब नेक्स्ट टर्म आती है आपकी, क्वेश्चन आपको क्लियर है? यस। नेक्स्ट है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब लिखो कि हम किसी को बहलाकर या फुसलाकर या मेंटली प्रेशराइज करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सौरभ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि सौरभ अगर आप मुझे जो इतनी फीस है वो है, अगर आप मुझे 20,000 रुपए दोगे ना तो मैं आपके सीए में रैंक ले आऊं, रैंक दिलवा दूंगी आपको। तो सौरभ ने कहा इससे अच्छी तो बात नहीं है मेरी रैंक आ जाए। तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ लॉ में नहीं आपको सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प करूंगी। तो सौरभ ने मुझे 20,000 रुपए दे दिए। अब मैंने सौरभ के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, मैंने उसको बिला फुसलाकर उसको मेंटली प्रेशराइज करके मैंने उससे पैसे ले लिए। तो हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें कंसेंट जो है सौरभ की फ्री नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं है, उसको मैंने बहलाकर फुसलाकर उससे पैसे लिए। ठीक है, और ये एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब एक्चुअली में एक एग्जांपल देखो कि वो एक इंसान है, वो हॉस्पिटल गया, वो ठीक नहीं था, उसने डॉक्टर को समझाया कि उसको क्या क्या सफरिंग हो रही है। तो डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी और कहा कि आपका तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, अगर नहीं करवाया तो आप तो कुछ चंद दिनों के मेहमान हो। अब वो डर गया, पेशेंट डर गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, अगर आज 1 तारीख है तो 10 तारीख का ऑपरेशन हो जाएगा,
और मैं डॉक्टर को पैसे दूंगा 11 तारीख को 1 लाख रुपए। अब मुझे बताओ कि डॉक्टर ने भोले भाले पेशेंट की कंसेंट ऑब्टेन बिला फुसलाकर मेंटली प्रेशराइज करके ली है या फ्री कंसेंट से ली है? तू आप बताओ बेटा। बोलो। बहला फुसला कर ली है, यानी कि उसकी कंसेंट क्या है, फ्री नहीं है। ओके, मुझे रितु के लिप रीडिंग करनी पड़ती है, रितु अनम्यूट नहीं करती है। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ, फ्री कंसेंट शुड बी देयर, फ्री कंसेंट होनी चाहिए मींस किसी को डराना नहीं है, धमकाना नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस तभी हो सकता है अगर दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप कैसे? डॉक्टर पेशेंट के बीच रिलेशनशिप, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में होता है। एक सीए और उससे क्लाइंट के बीच में रिलेशन होता है। एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन होता है। मैं ऐसे थोड़े किसी को जाके धमका दूंगी। मैं सिर्फ ऋतिका को, ऋतु को या सौरभ को, आपको ही, मतलब अपने स्टूडेंट्स को या सिर्फ ए टू जेड किसी को भी, उनको ही डरा सकती हूँ जो कि मेरे स्टूडेंट्स है। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, ठीक है। दो लोगों के बीच अगर किसी को अंडर इन्फ्लुएंस करना है तो दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। अब ये थोड़े है मैं किसी भी थर्ड पार्टी को होंगी भाई मैं तुझे इतने दरवाजे में वो कहेगा मुझे ये करना है, मुझे क्या मतलब, ना मुझे रैंक चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए। तो दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए एक अंडर इन्फ्लुएंस के लिए। अच्छा एक चीज है, एक एग्जांपल और देखो कि एक सीए जो है और क्लाइंट के बीच में क्या हुआ, बातचीत हो रही थी क्लाइंट के बीच में। क्लाइंट के घर पे इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई, सॉरी नॉट घर पे, उसके बिजनेस पे। तो सीए ने कहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके 10 करोड़ लिए हैं, मैं ऐसे ऐसे दलीलें रखूंगी उनके सामने, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि आपके सारे के सारे पैसे वापस आ जाएंगे, आप मुझे 1 करोड़ फीस दे दो इस शाम तक। तो क्लाइंट ने सोचा कि हाँ ठीक है, मुझे तो पैसे चाहिए, मेरे पैसे वापस आ जाएंगे। तो क्या सीए ने उसको मेंटली प्रेशराइज किया है? यस और नो? सीए ने उसको मेंटली प्रेशराइज किया है। वही सीए को दिख रहा है कि इन केस अगर वो नॉर्मली भी कुछ पॉइंट्स दलीलें वो रखता तो भी उससे पैसे वापस आ जाते। किसी रीजन से दैट मनी कैन नेवर कम बैक, या फिर ये कहो कि किसी भी रीजन से वो पैसे कभी वापस नहीं आ सकते, और सीए को पता है कि वो पैसे कभी वापस नहीं आएंगे, नीदर बाय हिम, ना ही सिर्फ उसके द्वारा बल्कि किसी के द्वारा नहीं आ सकते। तो इस केस में क्या है, अब मुझे ये बताओ कि क्या सीए ने, सौरभ अब बताओ, फुसलाक का साइन करवाए हैं, फ्री कंसेंट है क्लाइंट की या फ्री कंसेंट नहीं है? फ्री कंसेंट नहीं है। क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अब टीचर स्टूडेंट का एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ कि अगर मैंने आपको कहा कि आप मुझे 20,000 रुपए दोगे तो आपकी रैंक दिलवाऊंगी, और आपने मुझे 20,000 रुपए दे दिए, तो मैंने आपको क्या किया, आपको मेंटली प्रेशराइज किया, आपको डराया धमकाया, आपकी कंसेंट जो है फ्री नहीं थी। तो इसमें भी आपकी कंसेंट फ्री नहीं थी और ये भी एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आपको कॉशन और अंडर इन्फ्लुएंस क्लियर है? कॉशन में हम क्या करते हैं, किसी को फिजिकली थ्रेट करते हैं, डराते हैं धमकाते हैं, लेकिन अंडर इन्फ्लुएंस में हम क्या करते हैं, किसी के साथ बहलाकर फुसलाकर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, नाउ थर्ड थिंग इज ओके, फ्रॉड। फ्रॉड में आप जानकर किसी को धोखा दे रहे हो, देकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो। अच्छा, फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है कि आप जानबूझकर, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में नकली ज्वेलरी है, ठीक है, मेरे हाथ में नकली ज्वेलरी है और मैं किसी को कह रही हूँ, और मुझे पता है कि वो नकली ज्वेलरी है, और मैं कह रही हूँ कि ये लो ये असली ज्वेलरी है, इसको परचेज कर लो,
फॉर रुपीज से 1,20,000 सामने वाले ने परचेज कर लिया, तो मैंने उसके साथ क्या किया, धोखा दिया जानबूझकर। ये मुझे पता था सब कुछ, मैंने जानकर उससे कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, उससे पैसे ले लिए। और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि भाई मेरे हाथ में ज्वेलरी है और वो नकली है और मुझे नहीं पता, जो मेरा मालिक है उसको पता है कि नकली ये ज्वेलरी है, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि नकली ज्वेलरी है, तो मैंने सामने वाले को 1,20,000 में बेच दी। इस केस में सामने वाला मेरे ऊपर केस करेगा तो ठीक है, लेकिन इस केस में सामने वाला अगर मेरे ऊपर केस करेगा मिसरिप्रेजेंटेशन में, तो मैं कहूंगी मुझे ही नहीं पता था ये नकली है, तो मैंने तुम्हारे साथ जानबूझकर धोखा नहीं किया। यहाँ पे फ्रॉड मैंने जानबूझकर धोखा किया और मिसरिप्रेजेंटेशन मैंने जानबूझकर धोखा नहीं किया। अब फ्रॉड का मतलब है कि मैंने नकली ज्वेलरी बेची, ए ने नकली ज्वेलरी बेची से बी को, ये कहकर कि वो असली ज्वेलरी है। आप क्या बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड है कॉन्ट्रैक्ट? सर्व आप बताओ Invalid. बेटा। हाँ, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे जो है बी की कंसेंट जो है फ्री थी कि नहीं थी? Free अगर थी. बी को पता होता कि नकली ज्वेलरी है, तो क्या वो परचेज करता? नहीं. वो नहीं परचेज करता। इट मीन्स हमने उसकी कंसेंट जो है फ्रॉड से ली है, तो वो कंसेंट फ्री नहीं है। अगर हम किसी की सहमति, किसी की अग्रीमेंट फ्रॉड से लेते हैं तो वो फ्री नहीं होता, तो इस केस में भी नो फ्री कंसेंट होगा। अब मैं बताती हूँ मिस रिप्रेजेंटेशन में बेचने वाले को ही नहीं पता था कि वो नकली ज्वेलरी बेच रहा है, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको रॉन्ग, गलत बात बताई जाती है, आपको ये बताया कि असली ज्वेलरी है और उसको बोलने वाला सही मान के बताता है। अगर ए ने बेची है ज्वेलरी बी को ये मानकर कि असली ज्वेलरी है, अब चाहे उसने ये मानकर बेची हो चाहे ना मानकर बेची हो, बेची तो उसने नकली ज्वेलरी है ना। अगर सामने वाले को पता होता नकली है तो वो 1,20,000 तो कभी नहीं देता, चाहे कम देता, चाहे इतने कम देता, चाहे खरीदता ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में भी उसकी कंसेंट फ्री नहीं है, सामने वाले की धोखा देकर हमने उसकी कंसेंट ली है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा और कंसेंट जो है फ्री नहीं होगी। क्लियर है आपको फ्रॉड में रिप्रेजेंटेशन? या फिर कुछ भी डाउट है, कुछ भी डाउट है तो पूछो। Clear है मैम. क्लियर है। ये देखो फ्रॉड में जानकर धोखा देते हैं, मतलब जानकर किसी को धोखा देते हैं, यहाँ पे अनजाने में धोखा देते हैं, लेकिन धोखा दोनों में देते हैं। जब दोनों में धोखा दिया है तो कंसेंट फ्री नहीं होगी, ठीक है। और साथ में इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों केसेस में। अब लास्ट आती है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब है, हमने शुरू में पढ़ा था कंसेंसस एड आइडम। याद करो कंसेंसस, आपको कोई ऐसा वर्ड नहीं लगना चाहिए, कैसा अजीब सा वर्ड है, इट शुड बी इन योर माइंड, आपको क्लियर होना चाहिए। कन सी यू एन कन, सेन एस यू एन एस ई एन सेन, सस एस यू एस। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ सोच रहे थे, ठीक है, आप कुछ और सोच रहे थे और मैं कुछ और सोच रही थी, ठीक है। मैं सोच रही थी कि मैं अपनी वो बेचूंगी मारुति 800, आप सोच रहे थे फॉर एग्जाम्पल मैं बेची, सॉरी होंडा सिटी, सोच रही थी कि मुझे होंडा सिटी बेची है, और आप सोच रहे थे कि मैम मुझे BMW बेचेंगी। इसका मतलब कंसेंसस एड आइटम हो गया। हम दोनों सेम सेंस में, सेम डायरेक्शन में नहीं सोचे, हम दोनों सेम सेंस में सोचे हैं, बट सेम डायरेक्शन में नहीं सोचे। मिस्टेक का मतलब भी क्लियर है, कंसेंसस एड आइटम हो गया, इसमें सेम थिंग इन द सेम डायरेक्शन होना चाहिए। तो इसमें लिखा है अगर ये 5 चीजें हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने तो इनमें से एक भी चीज नहीं होनी चाहिए, एक भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंसेंसस एड आइटम कब होगा मैम? ओके, जब दो लोग सेम थिंग पर सेम सेंस में सोचेंगे, जब दो लोग सेम थिंग पर सेम सेंस पर अग्री होंगे और साथ में फ्री कंसेंट भी होनी चाहिए। अगर मेरे पास 5 कार हैं और मैं बात कर रही हूँ होंडा सिटी की, फॉर एग्जाम्पल क्लैरिटी हो गई सौरभ क्या मेरे बीच में कि होंडा सिटी की ही बात हो रही है।
हम दोनों की बात तो हो रही है होंडा सिटी सेल करने की, उसको होंडा सिटी परचेज करनी है, हम सेम सेंस में सेम डायरेक्शन में सोच रहे हैं, लेकिन जो वो है क्या है हमारे बीच में, वो क्या है, कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है। अगर मैंने कहा कि कार जो है तो वैसे मार्केट वैल्यू उसकी 5 लाख है, मैंने सौरभ से कहा 8 लाख में खरीदो, सौरभ ने कहा नहीं मैम मार्केट वैल्यू तो इतनी है, मैंने सौरभ के ऊपर वो कॉशन लगा दिया। अगर मैंने उसके ऊपर कॉशन लगा दिया तो सौरभ कहेगा मैम अब तो खरीदनी ही पड़ेगी, यानी कि सौरभ की क्या है, कंसेंट जो है फ्री नहीं है। तो अगर आप कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके कंसेंट एड आइटम होने चाहिए, सेम डायरेक्शन सेम सेंस में होने चाहिए, साथ में फ्री कंसेंट भी होनी चाहिए। ओके, फ्री कंसेंट तब नहीं होगी जब हम किसी की कंसेंट, किसी की अग्रीमेंट सहमति लेंगे, इधर कॉशन से, इधर अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से या मिस्टेक से, तब हम कहेंगे कि किसी कंसेंट फ्री नहीं है, किसी की फ्री कंसेंट मानी नहीं जाएगी। और अगर इफ ऑल द पॉइंट्स अब पॉइंट डिस्कस आर नॉट, अगर ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये सब नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये इनमें से 5 चीजों में से कुछ नहीं, नीदर कॉशन, नीदर नॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस, कॉशन भी नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, फ्रॉड भी नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी नहीं, मिस्टेक भी नहीं, कुछ भी नहीं है, प्लस साथ में फ्री कंसेंट भी है, तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू। अगर इनमें से कुछ भी है, चाहे ये 5 चीजें, चाहे फ्री कंसेंट नहीं है, नो फ्री कंसेंट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। ओके, फ्री कंसेंट में बुक की लैंग्वेज क्या है मैं एक पढ़ती हूँ जो आपको एक्चुअली में याद करना है। 2 or more parties are said to consent, हम ये कहेंगे 2 या उससे ज्यादा पार्टीज की सहमति है when they agree upon the same thing in the same sense, जब वो सेम चीज पे सेम सेंस में सोच रही हो। This can also be understood as identity of mind in understanding the terms, that is consist ad idem. Further, सच कंसेंट, जो भी कंसेंट है वो फ्री भी होनी चाहिए। मैंने कहा ये 5 चीजें अगर नहीं है, ये ना, ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए और कंसेंट फ्री होनी चाहिए, तब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। कंसेंट शुड बी कंसिडर्ड एज फ्री, कंसेंट को हम फ्री कंसेंट अब करेंगे इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय कॉशन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। एक एग्जांपल देखो, जो बुक वाला एग्जांपल है, ए हु ओन्स 2 कार, ए जिसके पास 2 कार है, मैंने तो आपको बड़ा एग्जांपल दे दिया 5 कार का, अब तो छोटी बात हो गई कि एक के पास 2 ही कार है, अपनी कार बेचा है जिसका रेड कलर है बी को, बी सोच रहा है मैं खरीदता हूँ ब्लैक कलर की कार, देयर इज नो कंसेस एड आइटम, कंसेस एड आइटम नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेम थिंग पर सेम साइंस में नहीं सोच रहे। ए सोचा है कि मुझे रेड कार बेचनी है, बी सोचा है मुझे ब्लैक कार खरीदनी है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। टू डिटरमिन कंसिस्ट एड आइटम, द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ए को पूछना चाहिए क्या तुम मेरी रेड कलर की कार खरीदोगे 30,000 में, बी कहता है कि हाँ मैं आपकी रेड कलर की कार खरीदूंगा 30,000 में, इट मीन्स consensus ad item है, that means the meaning is taken in the same sense by the both the parties। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। ओके, ए ने थ्रेटन किया कि वो शूट करेगा बी को, ए ने डराया कि वो बी को शूट कर देगा अगर बी ने अपनी जो प्रॉपर्टी है, अगर नहीं नॉट प्रॉपर्टी, अगर बी ने उसको 2,000 रुपए उधार पर नहीं दिए। अब ए ने बी के सिर पे बंदूक रखी हुई है और उससे कहा कि मुझे 2,000 रुपए दे दे वरना मैं तुझे मार दूंगा, तो बी ने कहा कि हाँ भाई तू ले ले, चुपचाप से उसने 2,000 रुपए निकाल के उससे दे दिए।
यहाँ पे जो अग्रीमेंट एंटर हुआ है वो क्वेश्चन से हुआ है, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक जनरल बात थी, ठीक है, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आगे देखो आप। अब बात है, एक सेकेंड, मैंने आपको पूरा समझा दिया, ये चीज पूरी समझ आ गई ना? फ्री कंसेंट पूरा टॉपिक समझ आ गया? कोई भी डाउट है किसी को तो कुछ भी पूछो। क्लियर है मैम। क्लियर है? अच्छा, एक बार ऐसे करना कि घर जाके रीड करना। ऐसा भी होता है कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे तो समझ आ गया लेकिन घर जाके भूल जाते हैं। जस्ट मैसेज में कि मैम मैं भूल गया या भूल गई, या फिर मुझे याद नहीं हो रहा, कुछ भी जो भी चीज है। अगर ऋतु आपको पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस याद नहीं हो रहा तो वेरी गुड, आपने क्लास में पूछा, लेकिन जरूरी नहीं है आप क्लास में पूछा, आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो कि मैम मुझे क्लियर नहीं हुआ। अगर मुझे लगेगा कि सिर्फ हृदय को समझाने वाली बात है तो मैं अलग से आपको समझा दूंगी, नहीं तो मैं, ऐसी बात है कि भाई सबको समझ में आना चाहिए, तो मैं क्लास में उसको रिवाइज कराऊंगी। बट अपने जो भी डाउट है मुझसे तभी की तभी मैसेज कर दो, इवन रात को 12 बजे करो, कभी भी करो, लेकिन अपनी पढ़ाई अपनी एक्यूरेट रखो, आपको एग्जाम क्लियर करना है एनी हाउ, तो बहुत सीरियस होना है। तो जहां आपको जब भी डाउट आ रहा है एनी टाइम, तो वो तुरंत लिख के भेजो कि मैम ये डाउट याद नहीं हो रहा, ये समझ नहीं आया, आप समझा दीजिए, या तो मैं तभी समझाऊंगी आपको, या फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। अब ओके। आता है आपके पास कैपेसिटी, और ये सबके लिए है, सौरभ आपके लिए भी, सिर्फ रितिका के लिए नहीं और ऋतु के लिए भी, ठीक है। अब आता है कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज का मतलब क्या है? ये भी थोड़ा अच्छा टॉपिक है, जितना अच्छा फ्री कंसेंट था उतने अच्छा कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज है। मीन्स कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। सेक्शन 11 डील करता है, सेक्शन 11 क्या करता है, हर एक इंसान कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि कैपेसिटी, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसके अंदर काबिलियत है कॉन्ट्रैक्ट करने की, अगर वो मेजर है, यानी कि उसकी एज 18 या उससे अबव है, अगर वो साउंड माइंड का है, साउंड माइंड मतलब यानी कि वो पागल नहीं है, इंसेन नहीं है। थर्ड, अगर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि लॉ ने उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करना, नहीं कर रखा। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज कैपेबल होनी चाहिए, अगर दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करने हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कितने बच्चे 18 और उससे अबव हैं और कितने बच्चे उससे छोटे हैं? सौरभ आप 18 अबव हो? नो, तो आप हो माइनर। तो रितिका आप बच्चे, लोअर आप, नेक्स्ट मंथ हो जाऊंगी। तो आप मेजर हो जाओगे। और ऋतु माइनर में 18 अबव है या छोटी 18 से? अभी नहीं है, तो इस क्लास में तीनों बच्चे ही माइनर हैं, और दूसरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चे ही माइनर हैं, बाकी सब 18 अबव हैं। अगर आप 18 या उससे छोटे हो तो आप माइनर होते हो, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो अगर आप 18 से अबव हो। पार्टी से हम कहते हैं कि अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मेरे बीच में मैं 18 से अबव की हूँ यानी कि मैं मेजर हूँ, और सौरभ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मेरे और सौरभ के बीच में, और सौरभ जो 18 से कम एज का है यानी कि माइनर है, मेजर नहीं है। मेजर का मतलब वो पुलिस मिलिट्री वाला मेजर नहीं, यहाँ पे मेजर का मतलब है जिसकी एज बड़ा 18 या उससे से above ज्यादा हो। हाँ जी बिल्कुल ठीक है रितिका। तो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज केपेबल होनी चाहिए। पार्टीज केपेबल तब मानी जाती हैं जब वो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करें, क्या? कि वो ही और शी शुड बी मेजर, मेजर हो, मेजर हो मतलब, एक सेकेंड, मेजर हो मतलब पर्सन जिसकी एज 18 या उससे ज्यादा है उसको मेजर माना जाता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट दो मेजर करेंगे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानने का माना जाएगा,
अगर एक मेजर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो इनवैलिड माना जाएगा। दूसरा, मेजर के साथ साथ वो साउंड माइंड भी होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब कि वो पागल नहीं होना चाहिए, वो अपने होश हवास में होना चाहिए, वो बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह होना चाहिए, वो साउंड माइंड का इंसान होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे कि मैम सब साउंड माइंड की तो होते हैं। अच्छा, कोई इंसान है जो वैसे साउंड माइंड का बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभी वो ड्रिंक करता है, जब वो अल्कोहल पी लेता है तब उसका दिमाग उसके बस में नहीं होता, तो हम कहेंगे उस टाइम पर जब उसने ड्रिंक करी होती है तो वो अनसाउंड माइंड का होता है। तब अगर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वर्ड होगा, तो वो इनवैलिड होगा, वो सही नहीं होगा। तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तब करोगे जब वो साउंड माइंड का होगा। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो मेजर होना चाहिए 18 अबव, दूसरा वो साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी कि वो पागल नहीं होना चाहिए, या फिर उसने ड्रिंक ना की उस टाइम जिस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट करे। अब नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ भी ये बात है कि वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो। अब डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब क्या हुआ? देयर आर सम पीपल जो कि मेजर भी हैं, बड़े भी भाई 18 से अबव भी हैं, साउंड माइंड के भी हैं, मतलब वो पागल भी नहीं है, लेकिन वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है। ठीक है, यानी कि लॉ ने मना कर दिया कि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो इनवैलिड होगा, यानी कि वो वाइड होगा। जैसे क्रिमिनल्स हो गए, जो लोग जेल में हैं, क्रिमिनल्स हैं, अगर वो जेल में है तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे इंसान के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो कि जेल में है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाएगा, वो वाइड माना जाएगा। क्लियर है ये चीज? ओके। एक है, आप अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो इंसॉल्वेंट के साथ। इंसॉल्वेंट का मतलब पता है आपको? वो इंसान जिसके खर्चे जो हैं उधारी ज्यादा हुई है देन एसेट, जिसकी लायबिलिटी ज्यादा है देन एसेट। इतना फर्क है एसेट्स और लायबिलिटीज में, कि मतलब अपनी जो लायबिलिटीज है उनको पे ऑफ नहीं कर पा रहा, उसके सारे एसेट्स खत्म हो चुके हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे खुद इंसॉल्वेंट है, वो आपको इंसॉल्वेंट कर देगा। तो लॉ ने कह दिया कि अगर आप ऐसे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो कि इंसॉल्वेंट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, वो इनवैलिड माना जाएगा। ओके। अच्छा, मुझे बताओ कि क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ? यस, नो, Yes, यस और नो। ma'am. क्या मैं मेजर हूँ, 18 से अबव हूँ? यस और नो? Yes. ओके। क्या आपको लगता है कि मैं साउंड माइंड हूँ? हाँ मैम, ठीक ठाक है, Yes. मैम ठीक ठाक है। और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि लॉ ने मुझे कोई डिस्क्वालिफाइड नहीं कर रखा। सौरभ म्यूट करो बच्चे, डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है, ये चीज तो मैं आपको बताऊंगी, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं हूं मैं, यानी कि मैं ये तीन बातें सेटिस्फाई करती हूँ तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल हूँ। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सौरभ की। क्या सौरभ 18 या उससे अबव है, हाँ या ना? नो, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम वैसे आगे तो बढ़ेंगे नहीं, पर हम सब देखते हैं। क्या सौरभ साउंड माइंड का है? हाँ बिल्कुल ठीक। क्या सौरभ को लॉ ने मना कर रखा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं मना कर रखा है, यानी कि ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है। वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, लेकिन एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सिर्फ दो नहीं। क्लियर है ये चीज? Yes, अब ma'am. बुक की क्या लैंग्वेज है? हम बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं बच्चे, जो याद करनी है आपको। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मेरी लीगल एबिलिटी कितनी है, मेरी कैपेसिटी है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है कि मेरी लीगल एबिलिटी है कि नहीं है, यानी कि मैं वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हूँ कि नहीं। सेक्शन 11 of the Indian Contract Act 1872 specifies that every person is competent to contract, यानी capable है कॉन्ट्रैक्ट करने के, who is of the age of majority according to law,
to which he is subject is of sound mind. एक तो मेजर होना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए. is not otherwise disqualified from contracting by any law to which he is subject. मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, एंड तीसरा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए. A person competent to contract must fulfill all the above three conditions. अब इन्हीं चीजों को बुक में एक्सप्लेन करके बताया हुआ है. अच्छा ये बताओ, कट तो नहीं थी स्क्रीन की? कट रही है? थोड़ी कट रही है साइड से. तो बच्चे बोला करो ना, वो तो मुझे दिख गया बाई चांस. पहले तो नहीं कट रही थी कि पहले भी कट रही थी? नहीं, पहले नहीं थी. पहले नहीं कट. चलो ठीक है. आप बताओ क्लियर है कि नहीं है? कुछ कट रहा है? थोड़ा सा भी कट रहा है तो भी बताओ. क्लियर है. सौरभ क्लियर है? ओके ओके. अब इन्हीं पॉइंट्स को इन लोगों ने एक्सप्लेन कर रहे. हमने सिर्फ रीडिंग करनी है, हमें समझ आ चुका है. उन्होंने कहा एज ऑफ मेजॉरिटी को रेफर्स टू द एज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन. जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज द पर्सन एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ऑफ 18 years of age. पर्सन बिलो 18 years of age आर कंसिडर्ड माइनर. मैंने आपको कहा कि कोई भी इंसान जिसकी एज 18 years से कम है उसे हम कहते हैं माइनर. यानी कि रितिका, ऋतु और सौरभ यहाँ पे माइनर हैं, और यहाँ पे सिर्फ मैं मेजर हूँ क्योंकि मेरी एज 18 से अबव है. और जो माइनर होते हैं वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड यानी कि वॉइड माना जाएगा. और दूसरा पॉइंट है साउंड माइंड. साउंड माइंड रिक्वायर्स अ पर्सन. साउंड माइंड क्या कहता है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो जरूरी है कि अ पर्सन टू बी ऑफ साउंड माइंड, कि वो साउंड माइंड का हो. दैट इज ही शुड बी इन हिज सेंस, तो अपनी सेंस में हो, सो दैट कि वो अंडरस्टैंड करे द इम्प्लीकेशंस, कि क्या इम्प्लीकेशन होंगे कॉन्ट्रैक्ट के एट द टाइम ऑफ, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट की जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल कोई ड्रंकन पर्सन है. ए ने कहा बी से, बी ने बहुत शराब पी हुई थी, बहुत ड्रिंक की हुई थी. तो ए ने कहा कि ये देख, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, ये सारे कागजात मैं अपने नाम कर रहा हूँ, सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम कर रहा हूँ. तो बी ने कहा कि तू मुझे क्या कह रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. ठीक है, क्योंकि बी ने ड्रिंक किया हुआ था, इट मीन्स वो अपनी सेंसेस में नहीं था. अगर वो अपने सेंसेस में नहीं था, अगर तब आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, उसके इम्प्लीकेशन समझने के लिए तैयार नहीं है, अपने सेंसेस में नहीं है. कोई लुनाटिक यानी कि कोई पागल, लुनाटिक यानी कि कोई पागल इंसान, कोई इडियट जो बचपन से थोड़ा, ठीक है, ड्रंकन पर्सन, किसी ने ड्रिंक करी हो या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आके ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट या फिर ड्रग्स वग ली हो, इन वजह से वो अपनी सेंसेस में नहीं है, इज नॉट सपोज, तो ये माना जाएगा वो पर्सन इज नॉट सपोज टू बी ऑफ साउंड माइंड, कि वो पर्सन साउंड माइंड का नहीं है. क्लियर हो गए यहाँ तक सारा? यस मैम. सौरभ, ऋतु, आपको बेटा? ऋतु, मुझे अब तो बेटा आपके फेस में नहीं दिख रहा है कि मैं आपकी लिप रीडिंग कर पाऊँ. वीडियो ऑन करो. सौरभ, आपको क्लियर है बेटा? एक एक चीज. ओके ओके. अब हमने क्या क्या पढ़ दिया और क्या क्या रह गया देखते हैं. हमने ऑफर एक्सेप्टेंस और एन अग्रीमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन अग्रीमेंट पढ़ लिया था कल ही. प्री कंसेंट पढ़ लिया हमने आज. हमने कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज पढ़ लिया आज. कंसिडरेशन हमने पढ़ लिया था कल. अब हम पढ़ते हैं लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड क्या होता है. ओके
तुम लोग जो है बुक से रीडिंग करो इसकी पूरी। मैं अभी खोलती हूँ इस चीज को, ठीक है? बुक से रीडिंग करो इसकी। पहले पढ़ो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, ठीक है? कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज पढ़ो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या आगे क्या है। पहले ये पढ़ो, उसके बाद फ्री कंसेंट पढ़ना, ठीक है? ये दोनों की फटाफट रीडिंग करो, कुछ नहीं आता था अभी पूछो मुझसे। तब तक मैं आपके लिए लेक्चर 5 के जो वो चीजें हैं, ये दोनों पॉइंट भी अभी निकाल के लाती हूँ। इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स। कुछ नहीं Okay. आता किसी वर्ड का मीनिंग भी तो पूछो मुझसे। हाँ बोलो रितिका। नहीं मैम, ओके। अच्छा ठीक है। तू अपनी वीडियो ऑन करो, मुझे बताओ बेटा आपको समझ आए कि नहीं। रितिका, रितु का मैसेज आया कि मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही। क्या आपको ठीक से आ रही है कि नहीं सौरभ आपको? मैम क्या चीज? ठीक रितिका, से आ रही है मैम आपकी वॉइस। तो रितिका फिर इसका मतलब नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, इसलिए उसको आवाज नहीं आ रही है। कोई डाउट है किसी सेंटेंस में, किसी वर्ड में, पूछो उससे। नेक्स्ट टाइम से आप क्लास 1 घंटे पहले शुरू होगी, 1 बजे, क्योंकि मैं आपसे सीखूंगी, ठीक है? ओके मैम।
ओके, भाई हम पढ़ते हैं बुक। बुक क्या कहती है? अच्छा, आप लोग ये देखो, अब रितिका स्क्रीन पर देखो और अपनी वीडियो ऑन करो। अभी तक हम बढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये आपका होमवर्क है कि आपको घर से रीड करना है। रितिका ऑन करो बेटा वीडियो अपनी। अभी तक हम बढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। ये आपको सिर्फ रीडिंग करनी है इस पूरे पेज की। सेकंड पेज आपको लर्न करना है, डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको लर्न करना है। इसका टेस्ट होगा कल आपका नेक्स्ट क्लास में। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़ चुके हो। क्या चीज? टू पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, fulfillment of legal formalities, certainty of meaning and possibility of performance। ओके, इसमें आप पढ़ चुके हो सेक्शन 10 वाले में। अग्रीमेंट पढ़ चुके हो, फ्री कंसेंट पढ़ चुके हो, कैपेसिटी ऑफ द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। क्या रह गया होगा? ये तीन चीजें रह गई हैं। इसमें आपने कंसिडरेशन पढ़ लिया, बट लॉफुल कंसिडरेशन लीगल ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट है, ये आप पढ़ोगे। अच्छा रितिका, ये टू पार्टीज लर्न हो गया था, ये चीज देखो, ये पूरा याद करना है यहाँ से यहाँ तक। यस मैम, हो गया था। ओके, और एग्जाम्पल जो है वो आप बनाकर भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोशिश करो कि जो कंटेंट है वो आप टू द वर्ड्स याद करो। बिकॉज जितना एक्यूरेट आप लिखोगे, जितना एक्यूरेट याद करोगे, तो वहां जाके जरूर नहीं है आप एक्यूरेट लिखो, वहां जाके तुम बनाकर लिखोगे। क्योंकि वहां जाकर तुम्हें चीजें रटी हुई याद नहीं है, तुम्हें सिर्फ समझी याद रहती है जो तुमने समझा हुआ है। तो अगर तुमने समझ लिया और फिर तुमने याद भी कर लिया, तो वहां जाके तुम अच्छा ही लिख के आओगे। लेकिन तुमने यहाँ समझ लिया लेकिन याद नहीं किया, तो वहां जाके तुम खिचड़ी पका के आ सकते, तुम कहोगे मैम आता तो था लेकिन हम लिख नहीं पाए। क्या फायदा तुम्हें आने का जब तुम लिख नहीं पाए? मैम हमें आंसर आता तो है पर हम बोल नहीं पा रहे। तो सामने वाले को क्या पता है तुम्हारे दिमाग में क्या है क्या नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें एक्सप्रेस करना चाहिए, चाहे रिटर्न में चाहे ओरली। अब पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल, दे मस्ट बी इंटेंशन, इंटेंशन होना चाहिए। ये भी आपको पूरे याद करना है। जो एग्जांपल है आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। लेकिन आपको अगर पूछे कोई बारफर वर्सेस बारफर केस क्या था, आप पूरा उनको एक्सप्लेन कर पाओ। भाई हस्बैंड वाइफ का केस था, जिसमें हस्बैंड जो है अब्रॉड चला जाता है और वो प्रॉमिस करता है वाइफ को कि वो उसको हर महीने पैसे भिजवाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो पैसे भिजवाने बंद कर देता है और वाइफ उसके अगेंस्ट केस कर देती है। जब वो उसके अगेंस्ट केस कर देती है तो कॉन्ट्रैक्ट, तो कोर्ट कहता है कि तुम्हारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सोशल एग्रीमेंट था, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा और मैं इस चीज में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ। अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद, क्या आपको पता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कार सेल करने का है तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी चलेगा। इंश्योरेंस का तो डेटा ही होना चाहिए, अगर ओरल कर लिया तो वो इनवैलिड है, कोई किसी भी केस नहीं कर सकता। अगर शादी का है तो विटनेस होनी चाहिए, घर के आए तो रजिस्ट्री होनी चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होता है क्लैरिटी होनी चाहिए किस चीज की बात हो रही है। अगर मैं कार सेल करने की बात कर रही हूँ और मेरे पास दो कारें हैं तो आपको पता, और मैं रेड सोच रही हूँ आप ब्लैक सोच रहे हो, तो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस की कौन सी कार की बात होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब अगर तुम अग्रीमेंट कर रहे हो तो वो पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। अगर एक्स कह रहा है वाई से मुझसे शादी कर ले, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और वाइफ फिर भी उससे शादी कर लेती है, जबकि वाइफ को पता है कि ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मतलब किसी भी जन्म में कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो वो चांद तारे तोड़ के लाएगा। अगर तुम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो भी वॉइड होगा। फिर हमने पढ़ना है क्या, क्या एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है।
एज पर सेक्शन 10 आपको याद ऐसे बोलना है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप ऑफर एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर और एक्सेप्टेंस भी नहीं हुआ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ही याद करोगे और एन अग्रीमेंट ही याद करोगे पूरा। सर ये पूरा बहुत इजी है, आई थिंक शायद अग्रीमेंट की डेफिनेशन है, ये बहुत इजी है, आप ये पूरे याद करोगे। नेक्स्ट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में आपको ये पूरे याद करने हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल जो आप अपनी लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये एग्जाम्पल टू द वर्ड याद करना है, एग्जाम्पल बना के लिख सकते हो। और कंटेंट में टू द वर्ड इसलिए कह रही हूँ कि आज टू द वर्ड करोगे तो आगे जाके कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी तुम्हारे में, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि तुम आज भी कमी रख रहे हो, आगे जाके तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, या पूरा याद करोगे यहाँ तक। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन भी याद करोगे, एक्सप्लेनेशन आप बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। पूरा कंटेंट आप लेकिन याद करोगे। करते कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को मैं और देखूंगी कि मैं कैसे और इजी बना सकती हूँ आपके लिए, ठीक है। मैं और इजी बनाने की कोशिश करूंगी, तो कंसिडरेशन में याद करने के लिए नहीं दे रही आपको, मैं कोई कंपल्सन नहीं कर रही अभी, ठीक है। देन है हमारा लॉफुल कंसिडरेशन एंड नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर टू बी वाइड। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन जो है मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, और नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर टू बी वाइड, और साथ में पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। हम शुरू कर देंगे, कोशिश करेंगे कि हम 2 या 3 तो कवर कर लें, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी मैम ये बोलो सौरभ। आपने बताया याद करने के लिए, ये एलईडी याद करना है या कुछ? देखो सौरभ, ऐसा होता है कि सौरभ एक तो अपनी वीडियो ऑन करो बच्चे, फिर मैं समझाती हूँ। जब आप डेमो क्लास होगे ना तब आपको क्लैरिटी होगी। मैंने बहुत सारी बातें बताई थी कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में हो और आप इंटरव्यू लेते हो, ठीक है। आपके सामने 2 लोग खड़े हैं, ठीक है। एक कह रहा है कि पार्टी की कंसेंट, आपने कहा कि कुछ समझाओ, तो आपने फ्री कंसेंट दे दिया, ठीक है। आपने कह दिया कि मुझे कुछ समझाओ, तो एक ने कहा कि पार्टी की कंसेंट जो है फ्री होनी चाहिए। एक ने कहा कि पार्टी की जो सहमति होनी चाहिए, 2 लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सहमति होनी चाहिए। मतलब एक कह दोनों ठीक रहे हैं, लेकिन एक फ्री कंसेंट वर्ड यूज कर रहा है और एक सहमति वर्ड यूज कर रहा है। अगर आपको क्लाइंट को इन्फ्लुएंस करना है तो आप सामने वाले को वो चूज करोगे जो फ्री, जो सहमति नहीं कर रहे, जो फ्री कंसेंट कह रहा है। प्रेजेंटेशन का फर्क हो गया। अगर आप टू द वर्ड याद करते हो, मैं कह रही हूँ कोशिश करो याद करने की, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर टू द वर्ड्स याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। आरसीआई कहता है अगर जो मैंने लिखा हुआ तुमने वो ही लिख के आ दिया तो तुम्हारे मार्क्स पक्के ही पक्के हैं, ठीक है। अगर तुमने कुछ और लिखा तो हो सकता है मार्क्स मिले, हो सकता है ना भी मिले, तो हम क्यों चांस लें कि ना मिले हमें, हम तो यही करेंगे कि हमें मिले। तो हम कोशिश करेंगे टू द वर्ड्स याद करने की। आज अगर हम टू द वर्ड्स करेंगे तो पेपर में जाके हम नो डाउट भूलेंगे, क्योंकि कोर्स हमारा वाइड है और हम ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग भूलते हैं, हम भूलेंगे जरूर। क्या पता हम टू द वर्ड लिखा है, क्या पता कुछ चीजें हम टू द वर्ड लिखा है, कुछ चीजें भूला है। लेकिन अगर अभी हम सिर्फ समझेंगे, सिर्फ समझ के काम नहीं चलने वाला। बिजनेस स्टडीज नहीं है कि समझ के अपनी लैंग्वेज बना के लिखा है। यहाँ पे ये लॉ की लैंग्वेज है, ये कुछ और ही कहती है। ये कहती है कि तुम एक्यूरेटली लिखो। लॉ की लैंग्वेज होती कुछ और, ये नॉर्मल इंग्लिश तो है नहीं, थोड़ी सी अलग है इंग्लिश। ये लॉ की लैंग्वेज है, ये इंग्लिश नहीं है। वहां पे तो आप इंग्लिश बनाकर लिखते थे, लेकिन लॉ की लैंग्वेज आपको बनाकर लिखने अभी आनी शुरू हुई है। शायद आईपीसीसी में तो इससे नेक्स्ट लेवल पे इंटरमीडिएट में आप सीख जाओ थोड़ी, लेकिन अभी कोशिश करो कि आप इसको लर्न करो। लेकिन समझ के लर्न करना, ये नहीं कि आपने रट लिया। कोई भी चीज नहीं आती, ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगी कि आपने समझा क्लास में, कभी नहीं कहूंगी।
ऐसा हो सकता है कि आपने क्लास में पढ़ा और आपने घर जाके जब दोबारा पढ़ने की कोशिश करी, आपने पढ़ना शुरू किया तो आप भूल गए। दिस इज वेरी कॉमन, हर एक के साथ होता है कि इंसान भूल जाता है। तो आप मुझे कहोगे कि मैम मुझे याद नहीं आ रहा, ये टॉपिक आप दोबारा समझा दीजिए। मैम मुझे तब भी समझ नहीं आया था, बस मैंने पूछा नहीं था। कुछ भी आप बोल सकते हो, आप कुछ भी कहोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई विल नॉट से नो टू यू, ठीक है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आपको पूछना है। मेरे दिमाग में ख्याल नहीं आएगा कि सौरभ को ये चीज नहीं आ रही, दीदी को ये चीज नहीं आ रही, ठीक है। अगर पूछोगे तो मैं बताऊंगी जरूर। अगर मैंने नहीं बताया तो मेरी शिकायत कर देना मेरे से ही, ठीक है, कि मैम मैंने आपसे पूछा था आपने बताया नहीं, अब कैसे कैसे चलेगा, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, आप जो पूछोगे मैं आपको बताऊंगी। और अगर ये नहीं है कि मैं सिर्फ समझाऊंगी, अगर कोई चीज याद नहीं हो रही है ना, तो आप मुझे बताओगी कि मैम ये चीज समझ तो आ गई मुझे अच्छे से, और पढ़ रहा हूँ तो भी समझ आ रही, पर याद नहीं हो रही। क्योंकि अगर याद नहीं होगी तो एग्जाम में लिखोगे कैसे? तो समझ आने से पेपर क्लियर तो नहीं होता, याद करके लिख के आने से पेपर क्लियर होता है। तो आप मुझे बताओगी कि मैम ये चीज याद नहीं हो रही, तो मैं आपको बताऊंगी याद करने का तरीका क्या है उस पर्टिकुलर चीज को। हर चीज का याद करने का तरीका अलग होता है। कोई टॉपिक बहुत टफ होता है लेकिन बहुत आसानी से याद हो जाता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है चीजें बहुत इजी होती हैं इसलिए याद नहीं होती। कभी कभी ऐसे भी होता है, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी, ठीक है। चलो अब हम क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चे। ओके बाय एवरीवन। बाय मैम।